गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस का बटन जरूर दबाएं। अब हम जो पिछली कक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के बारे में जाना कि किस प्रकार वो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और सेवाओं का सर्जन करते हैं। अब हम उन सेवाओं के अंतर्गत और उन क्षेत्रकों के अंतर्गत जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसकी हम गणना कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे कि जो प्रत्येक क्षेत्रक है उसके अंदर जो विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आपके जहन में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि हजारों की संख्या में लोग जो है उत्पादन करते हैं, सेवा देते हैं, उनकी गणना करना संभव है कि कितने लोग जो हैं सेवाओं और उत्पादन में लगे हुए हैं, क्या इतने बड़े काम को कंप्लीट किया जा सकता है? तो बड़ी हैरानी होती है। हम यह देखेंगे कि पता नहीं कारखानों के अंदर कितने संख्या में कंप्यूटर बनते हैं, कितनी कीलें बनती हैं, कितना फर्नीचर का जो है सामान बनता है। तो अगर इन संख्या को अगर हम गणना करें तो कैसे कर सकते हैं? तो आपको ये लगता भी होगा कि ये बहुत ही बेतुकी बात है, लेकिन आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पर अर्थव्यवस्था के अंदर उसकी गणना करने वाले व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्री बोला जाता है। यानी कि जो पूंजी का या उस पूंजी को लगा के जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उस शास्त्र को वो लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो अलग अलग वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उसका योग करने की अपेक्षा हमें क्या करना चाहिए? उसके मूल्य का, किसका योग करना चाहिए? मूल्य का योग करना चाहिए। किसका योग करना चाहिए? उसके मूल्य का। हमें यह नहीं गिनना चाहिए कि उसने फर्नीचर कितने बनाए, उसने कील कितनी बनाई, उसने साइकिल कितनी बनाई। हमें यह देखना चाहिए कि उसे जो है साइकिल जितनी बनाई उससे उसे कितने मूल्य का प्राप्त हुआ, कितना उसे धन की प्राप्ति हुई, उसका योग करेंगे हम। जैसे मान लो कोई किसान 100 किलो गेहूं का उत्पादन करता है, तो हमें यह गेहूं गिनने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना है कि गेहूं का रेट क्या है। मान लो 10 रुपये केजी है गेहूं का रेट, और कितना उत्पादन किया? 100 किलो, तो कितना हो गया? 1000 रुपये का उत्पादन किया उसने। यह है अंतिम उसका मूल्य। उसने इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, केले वाले का, नारियल वाले का, किसी का भी ले सकते हैं। उसके बाद में यहां हमें एक सावधानी बरतनी होती है कि हमारे पास क्षेत्र कितने हैं? 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब गेहूं क्या है? प्राथमिक जो है क्रिया है, और यहां आकर के उसकी डबल रोटी बन गई। तो जो डबल रोटी जब बनेगी तो ये महंगी हो जाएगी। मान लो डबल रोटी की कीमत है 100 रुपये प्रति किलो, जबकि गेहूं की कीमत कितनी थी? 10 रुपये प्रति किलो। अब उस गेहूं से पहले आटा बनाया गया, आटे की पिसाई लगी, आटा महंगा हो गया गेहूं से। फिर उस आटे में क्या हुआ? तेल मिला या घी मिला या चीनी, या उसके अंदर ऊर्जा लगी, बिजली से बनाया गया या फिर प्राकृतिक गैस से बनाया गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें लग रही हैं, गेहूं से लेकर के डबल रोटी के बीच में जितनी वस्तुएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या बोला जाता है इनको? मध्यवर्ती वस्तुएं। इन मध्यवर्ती वस्तुओं के उपयोग के कारण
जो नया माल उत्पादित हुआ उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ गई, जबकि ये मध्यवर्ती वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने कहा कि हमें गेहूं का मूल्य और डबल रोटी का जो मूल्य है उसकी अलग अलग जो है तुलना नहीं करनी चाहिए, अलग अलग तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो डबल रोटी है उसके अंदर किसका मूल्य आया हुआ है, गेहूं का मूल्य भी आया हुआ है। किसका मूल्य आया हुआ है, गेहूं का मूल्य भी आया हुआ है। तो इसलिए हमें क्या लेना होगा, अंतिम उत्पाद। क्या लेना होगा, अंतिम उत्पाद लेंगे हम इस गणना के लिए। क्या लेंगे, अंतिम उत्पाद। क्या लेंगे हम, अंतिम उत्पाद। यानी कि हमें सावधानी रखने की जरूरत है कि यदि हमें इन क्षेत्रों के अंदर गणना करनी है मूल्य की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करनी पड़ेगी। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि क्यों करनी पड़ेगी, कि किस प्रकार एक आटा मिल को 80 रुपये 8 रुपये किलो में दे दिया, 10 रुपये किलो में कोई चीज बेच दी, बिस्कुट बन गया। तो उसके अंदर बीच में जो अन्य वस्तुएं मैंने आपको बता दी, ये जो वस्तुएं क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं। क्योंकि ये मध्यवर्ती वस्तुएं किसमें शामिल हो जाती है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की गई है, उसके अंदर ये क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। इसलिए जो बिस्कुट का जो मूल्य है वो गेहूं के मूल्य से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो फिर अंत में हम किसको शामिल करेंगे, केवल उस बिस्कुट के मूल्य को। तो हमारे पास यहां एक डेफिनेशन बनके तैयार हो जाती है कि अगर हमें किसी भी क्षेत्र के अंदर उसके उत्पादन का पता लगाना, तो हम क्या करेंगे कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की क्या देता है, जानकारी देता है कि कितनी उन्होंने क्या कर ली, वहां पर उत्पादन कर लिया, कितना माल कर लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमारे पास हम जब देश के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जी का मतलब क्या होता है यहां पर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि कुल सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या करेंगे भी, किसी भी देश के भीतर, किसी भी देश के भीतर विशेष वर्ष में, कोई भी एक विशेष वर्ष हो सकता है, किसी भी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी क्षेत्रकों की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है, किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और इस सकल घरेलू उत्पाद का जो काम है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। और केंद्र शासित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो है सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उसके मूल्य की संबंधित सूचनाएं क्या की जाती है, एकत्रित की जाती है। तब जाकर के हम किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद का क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसे होता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम भारतीय इतिहास को देखें या वैश्विक इतिहास को अगर देखें, तो शुरुआत के अंदर सबसे पहले किसी भी देश के अंदर अगर विकास हुआ तो वो कहां हुआ, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया खेती में, कृषि में, या खनन में। खनिजों का हमने क्या किया, बहुत ज्यादा उत्पादन किया। उससे क्या हुआ, खनन का ज्यादा उत्पादन किया हमने, कृषि का ज्यादा उत्पादन किया, तो इससे क्या हुआ, अन्य जो रोजगार के अवसर पैदा हुए, उन वस्तुओं से हमने दूसरी वस्तुएं बनानी सीखी और एक नए क्षेत्र का विकास हमने कर लिया, जिसका नाम था फिर द्वितीय क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के बढ़ने से कौन से क्षेत्र को आधार मिल गया, द्वितीय क्षेत्र को। क्योंकि गन्ना जितना ज्यादा उत्पादित होगा तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसे हम क्या करेंगे, बेचेंगे तो उद्योगपति उसे खरीद करके उसकी क्या बनाएंगे, चीनी बनाएंगे। क्योंकि हर टाइम तो हम गन्ने को क्या नहीं कर सकते हैं, सीधा जो है उसका रस नहीं पी सकते हैं। अन्य जो है
माल के उत्पादन में भी हमें अन्य मीठी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ हम गन्ने के रस को सीधा नहीं मिला सकते, उसके लिए हमें अन्य उत्पाद की ज़रूरत पड़ती है। वो उत्पाद कौन सा होता है? चीनी होता है, गुड़ होता है, शक्कर होता है। अब मान लो आपको दूध को मीठा करना है, तो हम उसमें गन्ने का रस मिला करके दूध को क्या नहीं कर सकते? मीठा नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें या चीनी की जरूरत पड़ेगी, या गुड़ की, या फिर शक्कर की। अब वो कहाँ से आएगी? वो कहाँ बनेगी? क्योंकि ये दूसरी उत्पादित वस्तु हो गई है, प्रसंस्कृत वस्तु है, वो कहाँ बनेगी? द्वितीयक में। तो जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र का विस्तार होगा तो द्वितीयक क्षेत्र की हमें जरूरत हुई, तो हमने दूसरे क्षेत्र का क्या कर लिया? विस्तार कर लिया। उससे क्या होगा? फिर हमें प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में लाने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी, बीमा की जरूरत पड़ेगी, टेलीफोन की जरूरत पड़ेगी, डाक की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या होगा? एक तीसरा क्षेत्रक बन जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा क्षेत्रक बन के क्या हो जाएगा? यहां पर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो क्षेत्रक होते हैं उनमें क्या होता है? ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। आज से अगर 100 वर्ष पहले जाएंगे तो कौन सा क्षेत्रक ज्यादा इंपॉर्टेंट था? प्राथमिक। अगर हम आज से 50 साल पीछे जाएंगे तो कौन सा था? द्वितीयक। और अगर आज के संदर्भ की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया है? तृतीयक हो गया है। लोग ना कृषि क्षेत्र में लगना पसंद करते हैं, ना ही किसमें लगना पसंद करते हैं, उद्योगों में काम करना पसंद करते हैं, बल्कि अब वो कहां पर काम करना पसंद करते हैं? सेवा देना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो जो क्रय विक्रय की जो गतिविधियां जब बढ़ती हैं तो उसके साथ जो है अनेक लोग क्या करेंगे? परिवहन में लग जाएंगे, प्रशासन में लग जाएंगे, सैनिक कार्यों में लग जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा? अन्य क्षेत्रकों का विस्तार होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो अगर हम पिछले 100 वर्षों की बात करें तो विकसित देशों के अंदर द्वितीय क्षेत्र से अब किसकी तरफ बदलाव आ गया है? तृतीयक में, तीसरी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। भारत में किस तरह बढ़े हम? द्वितीयक की ओर। अब भारत के अंदर भी अगर हम बात करें तो तीनों क्षेत्रकों का जो कुल उत्पादन है और जो रोजगार है वो कितना है? तो अगर उस पैटर्न को भी अगर हम देखें तो भारत में भी इसमें बहुत परिवर्तन आया है। ये देखिए, एक आलेख देखिए आप। हम यहां बात कर रहे हैं 1973 और 74 की, और 2013 और 14 की। अगर हम बात करें 1973-74 में तो ये जो नीली पट्टी दिख रही है आपको, ये प्राथमिक क्षेत्र की है। ये क्या है? आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। ये लाल पट्टी है, ये किसकी है? द्वितीयक की है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोटा। उससे ऊपर ये ग्रे कलर की जो पट्टी है वो किसकी है? तृतीय की है। 1973-74 में तो सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रक था? प्राथमिक था। लेकिन 2013-14 में क्या हो गया? कौन सा बढ़ गया? तृतीयक बढ़ गया। आप देखिए, जो सबसे दूसरे नंबर का था वो कहां चला गया? पहले पे। और जो तीसरे नंबर पर था वो किस में आ गया? दूसरे नंबर पे। और जो पहले नंबर पे था वो किस में चला गया? तीसरे में। यानी कि ये बदलाव है 1973 से 2013, 40 वर्षों के अंदर अगर हम आंकड़ों को उठाएं तो भारत के अंदर किस प्रकार प्राथमिक क्षेत्रक जो सबसे पहले था उसका बदलाव अब किस में कन्वर्ट हो गया? सबसे नीचे में। और सबसे ऊपर कौन चला गया? तृतीय। अगर यही मैंने आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा तो फिर किसका विकास हो जाएगा? द्वितीयक का। और जब द्वितीयक का बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें तृतीयक की। और बहुत बड़ी आबादी कौन सी सेवा में संलग्न हो जाएगी? तृतीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार प्रत्येक देश के इतिहास के अंदर क्षेत्रकों के अंदर क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पॉइंट आता है, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व। अब ये महत्व क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम सभी को पता है जब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र समृद्ध हो जाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? तरह तरह की अन्य सेवाओं की मांग करेंगे। अन्य सेवा की क्या हो जाएगी? मांग बढ़ जाएगी। मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं यहां कि एक आदमी गरीब है, वो किसकी मांग नहीं कर सकता? एयर कंडीशन की। एक आदमी अमीर है, वो किसकी मांग कर सकता है? एयर कंडीशन की मांग कर सकता है। बस यही है कि अगर द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर उत्पादन ज्यादा होगा तो लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें रोजगार मिलेगा। और जब व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। अमीर हो जाएगा तो वो अन्य वस्तुओं की मांग करेगा।
जब गरीब था तो एयर कंडीशन नहीं चाहिए था उसे गर्मी से बचने के लिए, तब तो उसने पंखे से ही काम चला लिया। अमीर हो गया तब उसे क्या चाहिए? एयर कंडीशन चाहिए। अब एयर कंडीशन को बढ़ाएंगे, एयर कंडीशन जब बन जाएगा तो उसे पहुंचाने के लिए एयर कंडीशन की जरूरत पड़ी तो द्वितीय क्षेत्र बढ़ेगा। द्वितीय क्षेत्र में जब रोजगार बढ़ेगा, इन वस्तुओं को लोग जब ज्यादा खरीदेंगे तो सेवा क्षेत्र भी क्या है? बढ़ेगा, परिवहन भी बढ़ेगा, बीमा भी बढ़ेगा। और एग्जाम्पल बताता हूं, जब व्यक्ति अमीर हो जाता है, जब दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो वो लोग क्या करेंगे? अस्पताल की मांग करेंगे। क्या होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अस्पताल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, डाक व तार प्रणाली होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, परिवहन होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, बैंक होना चाहिए। क्योंकि ये मानव की क्या है? बुनियादी सुविधाएं हैं। ये मानव की क्या है? बुनियादी जरूरतें हैं। और इन सब की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है? सरकार की है। किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेदारी है ये, कि वो मानव की जो कौन सी आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे। कौन सी आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे। तो जो द्वितीयक जो हमारा क्षेत्र है वो कृषि और उद्योग के विकास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? परिवहन की जरूरत अभी हमने पढ़ा। व्यापार की जरूरत के लिए भंडारण की भी जरूरत पड़ती है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जितना ज्यादा विकास होगा उतना ही क्या होगा? सेवा की मांग बढ़ेगी। अभी मैंने बताया कि तृतीय क्षेत्र यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य सेवाओं की मांग करेंगे। क्या करेंगे? होटल चाहिए, शॉपिंग प्लेस चाहिए, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होगा? बड़े बड़े नगरों के अंदर जो है बहुत तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। और आज के दशक के अंदर अगर हम बात करें तो सूचना और जो प्रसारण है, प्रौद्योगिकी तो है, कुछ नई नवीन सेवाएं भी क्या हो गई हैं? जरूरत हो गई है। अब हर आदमी को क्या चाहिए? मोबाइल फोन चाहिए। तो इनके बारे में, इन सेवाओं के उत्पादन में जो तीव्र वृद्धि हो रही है उसके बारे में हम हमारे आगे की अध्याय में भी क्या करेंगे? पढ़ेंगे विस्तार से। तो अब हमें यहां पर याद रखना होगा क्या? कि जो सेवा क्षेत्रक है वो सभी सेवाओं में समान रूप से क्या होती है? वृद्धि नहीं होती। सारे सेवा क्षेत्रों में एक जैसा विकास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रशिक्षित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्रशिक्षित नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? कारखानों में ही काम करेंगे। वो कहां लगेंगे? परिवहन में ही लगेंगे, ड्राइवर बन जाएंगे या मरम्मत के काम में लग जाएंगे। वो मोबाइल फोन तो नहीं बना सकते, लेकिन वो मोबाइल फोन को क्या करेंगे? ठीक करेंगे। उससे वो केवल क्या कर सकते हैं? वो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी तो चला सकता है लेकिन बहुत अधिक पैसा नहीं कमा सकता। तो हम ये यहां बताना चाहते हैं कि जो सेवा क्षेत्रक है उसके अंदर कुछ ही भागों के अंदर विकास हो रहा है। जैसे कि मोबाइल में जो हमारी सूचना जो प्रौद्योगिकी है उसमें सबसे ज्यादा विकास हो रहा है मोबाइल के आ जाने से। तो यहां हम ये बताएंगे कि जो अधिकांश लोग हैं वो कहां पर नियोजित होते हैं। अधिकांश लोग कहां पर नियोजित होंगे? वो जैसा करना चाहते हैं, जैसी उसके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है, वो उसी में जाएगा। वो किस में जाएगा? उसी में जाएगा। तो हम पिछले जो 40 वर्ष है उसका जब हम आंकलन करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं, देखिए कि रोजगार जो है वो 1977-78 के अंदर 77% था। कहां? प्राथमिक में। आज प्राथमिक में कितना है? 44 है, 40 साल बाद। उसके बाद में आप देखेंगे द्वितीयक में कितना था? 11। आज द्वितीयक में कितना हो गया? 25। जबकि सेवा केंद्र में क्या हो गया? 31 हो गया है। यानी कि दो क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति क्या हुए हैं? ज्यादा गए हैं जहां पर रोजगार उन्हें मिला है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वो उतनी पूंजी नहीं कमा सकता जितनी वो कहां कमा सकता है? दूसरे और तीसरे में। इसलिए व्यक्ति का पलायन कहां पर होगा? दूसरे और तीसरे में। प्राथमिक क्षेत्र में व्यक्ति नहीं जाएगा। जो अधिकांशतः लोग हैं वो फिर कहां पर जाना शुरू हो जाएंगे? समझ गए आप इस बात को कि क्यों जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति नहीं जाना चाहता है। द्वितीय के अंदर जो है पर्याप्त जो है अवसरों का सर्जन अब भी नहीं हो पा रहा है। अब भी हम जो है क्या नहीं कर पा रहे हैं? सर्जित नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम दूसरे और तीसरे क्षेत्र को क्या करें? बढ़ाएं। क्योंकि हमारा जो औद्योगिक जो उत्पादन है जब तक वो नहीं बढ़ेगा, द्वितीय क्षेत्र में व्यक्ति को रोजगार कब मिलेगा? जब देश का क्या बढ़ेगा? औद्योगिक विकास होगा। और जब तक हम औद्योगिक विकास नहीं कर पाएंगे हम क्या नहीं कर सकते? देश का विकास नहीं कर सकते। देश का विकास हम नहीं कर सकते।
और बाकी का जो हमारा इस क्षेत्र के अंदर नियोजन के जो अन्य कारण है उसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।